आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 10 त्रैमासिक परीक्षा 2025-26। देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि आप सभी कॉपी पेन से लेकर बैठेंगे, साथ ही साथ लिखते रहेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा, रीतिकाल की कितनी काव्य धाराएं हैं। प्रश्न क्या है हमारा कि रीतिकाल की कितनी काव्य धाराएं हैं। तो उत्तर लिखेंगे, रीतिकाल की 3 काव्य धाराएं हैं। नंबर 1 रीति मुक्त काव्य धारा, नंबर 2 रीतिबद्ध काव्य धारा, नंबर 3 रीति सिद्ध काव्य धारा। अब है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि ममता को किस पर विश्वास था। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि ममता को किस पर विश्वास था। तो उत्तर लिखेंगे, ममता को ईश्वर पर विश्वास था। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ममता को ईश्वर पर विश्वास था। प्रश्न नंबर 3, कुसंग का ज्वर कैसा होता है। प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा कि कुसंग का ज्वर कैसा होता है। तो उत्तर में लिखेंगे, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगत, यानी बुरी संगत का जो ज्वर यानी बुखार होता है वो कैसा होता है, बहुत ही भयानक। प्रश्न नंबर 4, भक्ति काल के 2 कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना लिखिए। ठीक है, एक एक रचना लिखिए। तो भक्ति काल के 2 कवियों के नाम लिखेंगे। नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 सूरदास। और भक्ति काल के नंबर 3 पर कवि आते हैं तुलसीदास, और नंबर 4 मलिक मोहम्मद जायसी। तो 4 कवि बहुत प्रसिद्ध हैं, तो इसमें से आपको 2 लिखने हैं कोई से भी। तो आप लिख सकते हैं भक्ति काल के 2 कवियों के नाम, नंबर 1 कबीरदास और नंबर 2 सूरदास। रचना लिखनी है तो कबीरदास की रचना है बीजक और सूरदास की रचना है सूरसागर, या फिर लिख सकते हैं साहित्य लहरी। अब प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि जगनिक किस काल के कवि हैं। जगनिक किस काल के कवि हैं। तो उत्तर लिखेंगे कि जगनिक आदिकाल के कवि हैं। क्या रहेगा कि जगनिक आदिकाल के कवि हैं। प्रश्न नंबर 6, सच्चे मित्र की विशेषताएं लिखिए। तो आप सच्चे मित्र की विशेषता लिखेंगे कि सच्चा मित्र कैसा होता है। तो आप उत्तर देंगे, सच्चा मित्र एक लंबी बाजुओं के समान होता है या मजबूत बाजुओं के समान होता है, जो हमें बुरी संगति से बचाकर अच्छी संगति की ओर ले जाता है। जब हम बुरे मार्ग पर पैर रखते हैं तब वो हमें सचेत करता है और हमें सही मार्ग पर ले जाता है। तो इस तरह से आप इसकी विशेषताएं लिखेंगे। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें, तो इसमें रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है सूरदास के गुरु का नाम लिखिए। ठीक है, सूरदास के गुरु का नाम लिखिए। तो सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। सभी याद रखेंगे, सूरदास गुरु का क्या नाम है, वल्लभाचार्य। अब है प्रश्न नंबर 9 कि रामचरितमानस महाकाव्य के कवि का नाम लिखिए। यानी रामचरितमानस जो महाकाव्य है उसके जो रचयिता हैं वो कौन है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि रामचरितमानस महाकाव्य के कवि हैं तुलसीदास। सभी को याद हो जाएगा, रामचरितमानस महाकाव्य के लेखक कौन है या कवि कौन है। तो आप लिखेंगे तुलसीदास, या फिर पूरा नाम लिख सकते हैं गोस्वामी
तुलसीदास। अब है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। कि निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आप लिखेंगे नंबर 1 क्या है हमारा, ईश्वर। नंबर 2 पानी। नंबर 3 कमल। इन तीनों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो आप ईश्वर लिखेंगे, ठीक है, ईश्वर के पर्यायवाची शब्द। तो ईश्वर हो जाएगा आपका भगवान, प्रभु, परमात्मा, अल्लाह है, ठीक है। इस तरह से आप दो कोई से भी लिख सकते हैं। अब है पानी। तो पानी पर आज लिखेंगे हम जल, नीर, तोय, अम्बु, बारी, ठीक है। इनमें से आप कोई भी दो लिख सकते हैं। अब हमारा कमल। तो कमल के पर्याय शब्द होते हैं सरोज, जलज, पंकज, ठीक है। ये इसके पर्याय शब्द होते हैं। अब प्रश्न नंबर 11। प्रश्न हमारा, निम्न उपसर्ग की सहायता से एक शब्द बनाइए। तो पहला देखा ए। तो ऐसे लिखेंगे असुविधा या फिर अविश्वास। फिर है उप। तो उप से लिखेंगे उपकार, ठीक है, उपकार या उपमानना। फिर है परि। परि से लिखेंगे परिवार, परिवहन, इस तरह से। तो आपको इनमें से एक एक पूछा तो एक एक लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 12 कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए। जो आपने संस्कृत की जो आपकी किताब है इसमें लगी हुई, उसमें से आपको याद किया। कंठस्थ माने बिल्कुल याद किया हुआ एक श्लोक लिखना है इसमें, ठीक है। तो आप श्लोक लिख सकते हैं इसमें। तो इसमें आप अपनी पाठ्य पुस्तक कोई भी एक श्लोक लिख सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 13 कवि बचन सुधा पत्रिका के लेखक कौन है। प्रश्न नंबर 13 क्या है कि कवि बचन सुधा पत्रिका के लेखक कौन है। तो उत्तर में लिखेंगे आप कवि बचन सुधा पत्रिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ये पत्रिका है किसकी है, तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो आप लिख देंगे कवि बचन सुधा पत्रिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अब प्रश्न नंबर 14 कि खंड काव्य मातृभूमि के लिए के रचयिता का नाम लिखिए। रचयिता का नाम लिखिए, यानी खंड काव्य जो है मातृभूमि के लिए ये किसने लिखा है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि खंड काव्य मातृभूमि के लिए के रचयिता का नाम जयशंकर त्रिपाठी है, ठीक है। किसने लिखा है, ये लिखा जयशंकर त्रिपाठी ने। अब है प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 है कि मित्रता रचना की विधा क्या है। यानी मित्रता जो रचना है उसकी विधा पूछी गई है इसमें। तो आप बताएंगे मित्रता रचना की विधा है निबंध, ठीक है। मित्रता की विधा क्या है इसकी, तो ये है निबंध। तो आप लिखेंगे मित्रता रचना की विधा निबंध है। प्रश्न नंबर 16 है जयशंकर प्रसाद की किसी एक रचना का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे इसमें कामायनी, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी कामायनी, तो आप कामायनी लिखेंगे। या फिर आपको कोई और दूसरी याद है तो ले सकते हैं, क्योंकि रचना बहुत है इनकी। जिनकी फेमस हैं, जो प्रसिद्ध हुई हैं, वो हैं कामायनी, आंसू, झरना, लहर आदि, ठीक है। तो आपको जो याद हो वो लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 17 रोला छंद की परिभाषा लिखिए, ठीक है। अब क्या लिखना है आपको, रोला छंद की परिभाषा। तो रोला छंद की परिभाषा में लिखेंगे आप कि यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ये सममात्रिक छंद है क्योंकि इसमें सभी में समान मात्राएं होती हैं, तो इसलिए लिखेंगे सममात्रिक छंद है। याद रहेगा कि रोला जो आप जब परिभाषा लिखेंगे या इसको लक्षण, ठीक है, लक्षण भी कहते हैं परिभाषा को। तो आप इसमें लिखेंगे कि यह एक सममात्रिक छंद है,
इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 18, हास्य रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। तो परिभाषा लिखेंगे हास्य रस की, किसी व्यक्ति की वेशभूषा, चेष्टा, वाणी, क्रियाकलाप आदि को देखकर मन में जो हास्य उत्पन्न होता है, यानी हंसी उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्यान लेंगे, अब हास्य उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस की निष्पत्ति होती है या वहाँ हास्य रस होता है। फिर बचा इसमें उदाहरण लिखिए, तो आप उदाहरण लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो उदाहरण देखेंगे इसमें। तो एक उदाहरण आप इसे ले सकते हैं कि हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। तो ये ले सकते हैं इसमें। या फिर दूसरा ले सकते हैं कि पति पत्नी में हुआ झगड़ा, मारा बेलन, पति हुआ लंगड़ा। ये कोई सा भी आप उदाहरण लिख सकते हैं, दोनों बहुत ही सरल उदाहरण हैं। यानी एक बार आप और सुनेंगे। तो पहला उदाहरण बताया था हमने कि हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। और दूसरा उदाहरण है कि पति पत्नी में हुआ झगड़ा, मारा बेलन, पति हुआ लंगड़ा। तो इन दोनों उदाहरणों में आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं, बहुत ही सरल है। अब है प्रश्न नंबर 19, निम्न प्रत्ययों की सहायता से एक एक शब्द बनाइए। ठीक है, निम्न प्रत्ययों की सहायता से एक शब्द बनाइए। तो प्रत्यय दे रखे हैं हमारे आई, पन और पा। ठीक है, तो प्रत्यय जो होते हैं जिस शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं, यानी अंत में जुड़ते हैं। तो ये आई है, बाद में आना चाहिए शब्द के, पन भी बाद में आना चाहिए और ये भी पा भी बाद में आना चाहिए। तो देखेंगे आप, इसमें आपको एक शब्द बनाना है। मैं आपको दो बताऊंगा इसमें। जैसे आई है तो आप लिख सकते हैं पढ़ाई, लिखाई, मिठाई, इस तरह से। ठीक है, कोई भी एक शब्द। अब आता पन, तो पन में जैसे बालकपन, भोलापन, पागलपन। ठीक है, इस तरह से आप कोई सा भी एक शब्द लिख सकते हैं। अब आता पा, तो जैसे मोटापा, बुढ़ापा आदि। ठीक है, नहीं तो आप इसमें तो कोई भी एक शब्द लिख सकते हैं। इस तरह से बना जाती हैं प्रत्यय से शब्द। अब है प्रश्न नंबर 20। ठीक है, प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 क्या है कि निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो ऑप्शन नंबर ए है विधवा, ऑप्शन नंबर बी है राजा, ऑप्शन नंबर सी दे रखा इसमें नहीं, तीसरा नंबर दे रखा हमारा न्याय। तो विधवा का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अब है राजा, तो राजा का विलोम शब्द होता है रंक। ठीक है, रंक या लिख सकते हैं भिखारी। ठीक है, रंक या भिखारी, कि भिखारी को रंक कह दो या फिर भिखारी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है न्याय। न्याय का विलोम शब्द हो जाएगा अन्याय। अब है प्रश्न नंबर 21 कि सूरदास का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। इसमें आपको सूरदास का जीवन परिचय देना है, फिर उनकी रचनाएं लिखनी है। ठीक है, इसमें मोस्ट बात है वो आपको बहुत ही याद रखनी है। जैसे उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। ठीक है, उनके गुरु का नाम, उन्होंने कौन रचनाएं लिखी, ये आपके मोस्ट बिंदु होते हैं, ये आपको याद करके लिखने हैं इसमें, और उनकी रचनाएं लिखनी है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप सभी जल्दी से जल्दी सभी को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 है कि निम्न शब्दों में समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। ठीक है, पहले आपको समास विग्रह करना है, फिर समास का नाम लिखना है। तो पहला समास दे रखा हमारा दूध दही, दूसरा दे रखा चारपाई और तीसरा दशानन। तो दूध दही का समास विग्रह दूध और दही हो जाएगा। ठीक है, दूध और दही।
और इसमें समास की बात करेंगे तो समास है इसमें द्वंद्व समास। ठीक है, याद रखेंगे द्वंद्व समास। अब है आपका चारपाई। तो चारपाई का समास विग्रह होगा चार पायों का समूह। ठीक है, चार पायों का समूह। और इसमें समास होगा द्विगु। ठीक है, द्विगु, द्विगु समास। अब है हमारा दशानन। तो दशानन का समास विग्रह होगा 10 आनन हैं जिसके, 10 आनन हैं जिसके, या फिर आप लिख सकते हैं 10 मुख हैं जिसके। आनन मान होता मुख, तो आप या तो इस तरह लिख सकते हैं 10 आनन हैं जिसके, या फिर 10 मुख हैं जिसके। इसमें समास होगा बहुव्रीहि। ठीक है, इसमें समास कौन सा है? बहुव्रीहि। अब है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है कि आदिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए। आदिकाल की कितनी विशेषताएं पूछी गई हैं इसमें? तो आदिकाल की 2 विशेषताएं पूछी गई हैं। तो मैं आपको इसमें 4 विशेषताएं बताऊंगा, आपको जो भी सही लगे वो आप याद कर सकते हैं। तो आदिकाल की विशेषताओं में नंबर 1 लिखेंगे डिंगल भाषा का प्रयोग। नंबर 1 विशेषता क्या हो जाएगी आपकी कि डिंगल भाषा का प्रयोग। नंबर 2 रासो ग्रंथों का निर्माण। नंबर 2 क्या है? रासो ग्रंथों का निर्माण। नंबर 3 लिखेंगे कि युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन। युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन। नंबर 4 वीर रस की प्रधानता। अब है प्रश्न नंबर 24। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? तो आप लिखेंगे कि द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। याद रखेंगे कि द्विवेदी हमारे 2 हैं, एक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और एक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसमें लिखेंगे कि द्विवेदी जो पढ़ा है वो पढ़ा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 25। तो प्रश्न नंबर 25 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन से युग के लेखक हैं? तो आप लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के लेखक हैं, या फिर छायावादी युग के लेखक हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 26। बीमारी हेतु अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आप बीमार हो जाते हैं, आपको अवकाश लेना पड़ता है, तो इसलिए आप 2 दिन का अपने प्रधानाचार्य के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, फिर आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। फिर लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मुझे बुखार आ जाने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, इसलिए मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आपकी आज्ञाकारी शिष्या। आप इस तरह से लिखेंगे। नीचे आप नाम, पिता का नाम, कक्षा, रोल नंबर और दिनांक, तारीख जरूर लिखें। फिर है प्रश्न नंबर 27 कि भक्ति काल में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? यानी पूछा गया इसमें कि भक्ति काल में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? तो आप लिखेंगे भक्ति काल में ब्रज एवं अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो भक्ति काल में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ब्रज और अवधी भाषा का। तो आप लिख देंगे भक्ति काल में ब्रज एवं अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 28 रीतिकाल के अन्य नाम लिखिए। रीतिकाल के अन्य नाम लिखिए। तो रीतिकाल के नाम लिखेंगे श्रृंगार काल, ठीक है, श्रृंगार काल, और इसको कहते हैं उत्तर मध्य काल। ठीक है, 3 नाम जानते हैं, रीतिकाल, उत्तर मध्य काल या फिर श्रृंगार काल। अब है प्रश्न नंबर 29 कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो आप लिखेंगे हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है।
हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। अगर आपसे मालूम कर लिया जाए क्या इंदु कहानी के लेखक कौन है, यानी इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, तो आप लिखेंगे इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। प्रश्न नंबर 30, भारतेंदु हरिश्चंद्र के किसी एक नाटक का नाम लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के किसी एक नाटक का नाम लिखिए। तो आप भारतेंदु हरिश्चंद्र किसी भी एक नाटक का नाम लिख सकते हैं। तो इनके नाटक हैं नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, हिंसा हिंसा न भक्ति आदि। तो आप इनमें से कोई सा भी एक निबंध नाटक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक नाटक पूछा गया था, आप कोई सा भी एक नाटक लिख सकते हैं। तो ये था हमारा त्रैमासिक परीक्षा का पेपर 2025-26 का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।